सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। तो बच्चों, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपनी इस बुनियाद बैच की, और यहाँ हम रखने वाले हैं बुनियाद आपके सक्सेसफुल करियर की, आपकी सक्सेसफुल लाइफ की। तो बच्चों, कॉमर्स की इस दुनिया में तो आप लोगों ने कदम रख ही लिया है, और ये यहाँ पर अब आप जो भी कुछ फील करने वाले हो वो होगा आपका कॉमर्स का बचपन। और बच्चों, हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इस कॉमर्स के बचपन में आपके इस नए सफर को बहुत ही बेहतर बनाएं, और आप बहुत अच्छे से सारी चीजों को यहाँ पर अच्छे से सीख कर आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, तो पूरे साल इसी तरीके से एक नए जोश के साथ और बहुत ही बढ़िया तरीके से मस्ती करते हुए हम लोग अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, और डीकोड करेंगे बीएसटी विद योर काजोल मैम। अब बच्चों, सबसे पहले तो ना मैं नाम की तरफ ही चलती हूँ। जितना इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है ना, उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके नाम के पीछे। बहुत सारी बुक्स में ये चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के नाम से है, तो बहुत सारी जगहों पर ये है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम से। अब बच्चा पहले चैप्टर को देखते ही कंफ्यूज हो जाता है, कहता है नई क्लास, नई बुक, नया सब्जेक्ट, और चैप्टर्स के नेम ही अलग अलग है, तो कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो कंफ्यूजन पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। तो बेटा, इस कंफ्यूजन को मैं आपको दूर करती हूँ कि चाहे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस लिखा है, चाहे बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स लिखा है, चाहे इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस एंड नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस लिखा है, बात एक ही है। ये एक ही चैप्टर है जो अलग अलग नाम से आपको अलग अलग बुक्स में देखने को मिल रहा है। कंटेंट बिल्कुल वही है, और जो भी सीबीएसई करिकुलर में आपको बताया गया है कि ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, वो सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पर कवर करूंगी। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बस मेरे साथ साथ आपको पढ़ाई करनी है, अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं, मेरे पढ़ाने के बाद एक बार रिवीजन जरूर करना है। और तो और, बिल्कुल भी बर्डनाइज होकर नहीं पढ़ना है कि यार हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हम तो रट्टा मारना पड़ेगा इसमें। ना 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 ना, काजोल मैम, आपकी अपनी काजोल मैम इसी पर्सपेक्टिव से बच्चों को बिजनेस स्टडीज पढ़ाती है कि बेटा, ये जो आपका व्यू पॉइंट है कि ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आपका ये माइंडसेट ही गलत है। ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे जितनी भी बातें आपको समझाऊंगी उसको मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताऊंगी कि देखो, आपने ऐसा देखा होगा ना, तो थ्योरी कहाँ है, प्रैक्टिकली तो है सब कुछ। समझना है, रिवाइज करना है, साथ साथ उसको फिर लर्न करना है, और लर्न तो अपने आप ही हो जाएगा जब आप उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो बेटा, सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। देन हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें 3 तरीके की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देन हम इन्हीं तीनों एक्टिविटीज के कह सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के। देन एक डिफरेंस पढ़ेंगे इन्हीं तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच में। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा पूरी तरीके से फोकस करता है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, विच इज द टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। चलो जी, तो बेटा देखो, हम हैं निकम्मे नालायक ह्यूमन बींग्स जो दिन भर न जाने कितनी सारी एक्टिविटीज करते हैं। दिन भर न जाने किसी ना किसी काम में हम लोग अक्सर बिजी रहते हैं। हम कभी कभी कुछ अच्छे पुण्य कमाने के लिए पढ़ाई कर लेते हैं ताकि मम्मी पापा खुश हो जाएं, पर कभी कभी अपने दिल को सुकून देने के लिए हम लोग बात कर लेते हैं अपने किसी बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ, बहुत ही प्यारी प्यारी सहेलियों के साथ। कभी इंस्टाग्राम पर रील्स को स्क्रॉल कर लेते हैं, तो कभी नेटफ्लिक्स पे मूवीज देख लेते हैं, है ना। अब इन सभी एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं तो इन सभी एक्टिविटीज में पैसा कहाँ मिल रहा है, बोलो भाई। पैसा तो अब तक यहाँ कहीं पर भी नहीं मिला। पढ़ाई कर रहे हैं वो भी अपने आगे करियर को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो भाई अपने आप को, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए कर रहे हैं, अपने प्रियतमा से या प्रियतम से बात कर रहे हैं तो वो दिल को तसल्ली देने के लिए कर रहे हैं ना। तो पैसा तो यहाँ पर कहीं भी नहीं मिल रहा है। मतलब कि हम जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो बेकार की कर रहे हैं, क्योंकि अब तक पैसा तो कहीं पर भी नहीं आया। वाह भी वाह। लेकिन 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 अगर वहीं पर तुम लोग क्या करते हो, स्कूल के बाद पार्ट टाइम अपने ही स्कूल के बाहर मोमो पॉइंट
करके आपने अपना एक स्टॉल लगा दिया है और वहां से मेरे प्यारे बच्चों तुमको बहुत सारा पैसा मिलता है, बहुत बढ़िया बढ़िया रात को नोट छाप कर लेकर आते हो। तो बेटा ये हुआ ना कुछ काम, ये हुई ना कोई काम की चीज कि जहां पर हम बिजी भी हैं और वहां पर बिजी रहने की वजह से पैसा भी मिल रहा है। क्यों भाई बताओ, ये कुछ अच्छा लगा ना सुनने में कि एक्टिविटी तो यहाँ पर भी हो रही थी लेकिन यहाँ पर तो कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। बस जिन लोगों के हम लोग ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम वाले हमसे पैसा कमा रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो नेटफ्लिक्स वाले पैसा कमा रहे हैं, तो यहाँ तो ये सब लोग पैसा कमा रहे हैं, हम कहाँ कमा पा रहे हैं? हम तो वहां पैसा कमा रहे हैं जहां पर हमने अपना मोमो पॉइंट खोला। क्यों भाई, है ना? तो बेटा देखो भाई, ह्यूमन एक्टिविटीज को इसी चीज से डिस्क्राइब किया गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज बेसिकली बेटा वो एक्शंस होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं लोगों के थ्रू टू फुलफिल देयर नीड्स। कि वो सारी एक्टिविटीज क्यों परफॉर्म की जा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपनी नीड और वांट्स को पूरा करना है। भाई देखो, नीड और वांट्स अलग अलग होती है, हमें सेटिस्फेक्शन अलग अलग तरीके से चाहिए। भाई मुझे अपने दिल को भी सुकून देना है, मुझे मेंटल पीस भी चाहिए, प्लस भाई मुझे पैसा भी कमाना है। तो मेरी नीड और वांट तो अलग अलग तरीके की है और उस अलग अलग तरीके की नीड और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए ही तो मैं अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज कर रही हूँ। और इन्हीं दो एक्टिविटीज को हमारे बिजनेस स्टडीज में बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को सबसे पहले अगर मैं समझाऊं तो बेटा ये वो एक्टिविटीज हैं जो आप बिल्कुल भी पैसे कमाने के पर्पज से नहीं कर रहे हो। जैसे कि तुम्हारी प्यारी प्यारी नोनी नोनी मम्मी जो रोज तुम्हारे लिए सुबह उठकर मेहनत करती है और मेहनत करके बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट लंच बॉक्स बनाकर देती है, यानी कि टिफिन रेडी करती है आप लोगों के लिए, ताकि आप अपने स्कूल में जब थक जाएंगे और आपको बहुत जोरों से भूख लगेगी तो आप वो टिफिन खोल के खा लेंगे और फिर से अपनी जो एनर्जी है उसे रीगेन करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अब एक बात बताओ, जब तुम्हारी मम्मी ने सुबह उठकर खूब मेहनत करके तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट बनाया, तो क्या वो टिफिन बॉक्स तुम्हें पकड़ाते हुए मम्मी ने ये बोला कि हाँ कितने सैंडविच है इसके अंदर? 2 सैंडविच है क्या? 150 रुपए हुए, चलो 150 रुपए निकालो। ऐसे कहती है क्या मम्मी? नहीं ना। या मम्मी कहती है कि अरे मेरे प्यारे बेटा पूरा लंच फिनिश करके लेकर आना और सारा खाना अपने दोस्तों को मत खिला देना। तो बेटा वो ये क्यों कर रही है तुम्हारे लिए इतना सब कुछ? तुम तो निकम्मे नालायक हो, पर तब भी तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रही है, क्यों? क्योंकि क्या यहाँ उनका ये पर्पस, ये खाना वाना बनाने के पीछे उनका पर्पस पैसा कमाना है क्या? नहीं, वो तो तुम प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत प्यार करती हैं तो आउट ऑफ लव वो ये काम कर रही है ना। बोलो है या नहीं, है ना? और वहीं पर अगर मम्मी क्लाउड किचन चलाती हो और वहां पे बढ़िया बढ़िया जो भी डिशेस है वो बनाकर मार्केट में सेल ऑफ करती हो, मतलब उनको ऑर्डर मिलता है और फिर उसको वो डिलीवर करती है, बट वहां से वो पैसे चार्ज करती हैं, तो बेटा वहां उनका पर्पस खाना बनाने का क्या है? पैसा कमाना। दोनों ही केसेस में मम्मी खाना बना रही है, लेकिन एक जगह पर मम्मी का पर्पस पैसा कमाना नहीं था, पर एक जगह पर मम्मी का पर्पस पैसा कमाना है। चलो एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अक्सर मेरी कहानी का किरदार रहता है राजू। राजू एक मेरा बहुत ही अच्छा स्टूडेंट रहा है और बस वही मेरी कहानी में मुझे बहुत सारे बच्चों को अपने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में मदद करता है। तो पता है क्या, राजू ने नई नई बाइक ली। अब जब राजू ने नई नई बाइक ली तो उसने सोचा कि क्यों ना इस बाइक का इस्तेमाल किया जाए, तो हमारा राजू बन गया रैपिडो वाला भैया। तो राजू क्या करता था, बहुत सारे कह सकते हो कि लोगों को रैपिडो की राइड देता था और बदले में पैसा कमाता था। लेकिन एक दिन रास्ते से रजनी पैदल 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 अपने कोचिंग क्लास जा रही थी, तो हमारे राजू जी उनके पास अपनी बाइक को रोकते हैं और कहते हैं आओ बैठो, आओ बैठो। तो रजनी जी कहती हैं अरे रैपिडो वाले भैया मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो पैदल ही चली जाऊंगी। तो राजू जी कहते हैं अरे रजनी तुम अब तक मुझे नहीं पहचानी क्या? तुम्हें अगर मैं कोचिंग क्लास छोड़कर आऊँगा तो क्या मैं तुमसे भी पैसा लूँगा? नहीं रजनी, ये तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मेरे दिल को बहुत सुकून होगा। तुम इस धूप में पैदल जा रही हो, मैं नहीं चाहता कि ये धूप तुम्हारा रंग रूप लेकर चला जाए, तो इसीलिए रजनी बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा पर कोई पैसे नहीं लूँगा। तो यहाँ ये जो राजू जी रजनी को राइड दे रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं, तो क्या यहाँ उन्होंने पैसे कमाए क्या? नहीं कमाए ना बेटा। तो यहाँ पर राजू जी भी देखो सेम चीज से 2 एक्टिविटीज कर रहे हैं। एक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई क्योंकि जहां पर उनका पर्पस ही सिर्फ पैसे कमाने का है तो वहां तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, बट जहां उनका पर्पस पैसा कमाना नहीं है वहां पर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं।
अब बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ पर आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे कि एक फार्मर व्हीट ग्रो करता है, या आप प्रोडक्शन कर रहे हो सर्विसेज का, जैसे कि मैं एक टीचर स्कूल में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, ठीक है, या फिर अपना कोचिंग सेंटर चला रही है। उसके बाद यहाँ पर एक्सचेंज भी होता है, जैसे कि एक शॉपकीपर कपड़े बेच रहा है, यानी कि कपड़े बेचता है, बदले में पैसा लेता है। आप यहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी होता है, कि हम किसी के अंडर काम करके भी पैसा कमाते हैं, जैसे कि एक बैंक में बहुत सारे लोग काम करते हैं, एक हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग काम करते हैं, एक फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट भी होती है, जैसे कि कई बार हम प्रॉफिट कमाने के पर्पज से पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। उसी के साथ साथ हम लोग अलग तरीके से बिजनेस भी कर सकते हैं, मतलब हम किसी और के बिजनेस से ही पैसा लगा सकते हैं, हम अपना खुद का बिजनेस भी खोल सकते हैं, हम खुद भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। बट इन सभी एक्टिविटीज में बच्चे हमारा मेन पर्पस क्या है? हमारा मेन पर्पस है पैसा कमाना, ठीक। चलो, बट कुछ एक्टिविटीज यार हम लोग अपने मन को संतुष्टि देने के लिए भी करते हैं, अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, मेंटल पीस के लिए भी करते हैं यार। इतने मतलब हम लोग स्वार्थ थोड़ी कि सब कुछ बस पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। तो बेटा कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि पर्सनल एक्टिविटीज, अपनी पर्सनल ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन के लिए, जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम बुक्स पढ़ रहे हैं, तो ये हम अपने लिए कर रहे हैं ना यार, ये हम इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि अभी फिलहाल ऐसे कोई पैसा वैसा कमाना है। उसके बाद हम कुछ सोशल एक्टिविटीज भी करते हैं, यानी कि ये काम हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, जैसे कि किसी की मदद कर देना। अरे की ना हमारे राजू ने रजनी की मदद, तो मदद ही तो कर रहा है ना भाई, पैसा तो नहीं ले रहा ना। कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज भी होती है, जैसे कि हम लोग प्रे करने के लिए जाते हैं कि प्लीज 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 उस तक मेरी ये बात पहुंचा देना, और आज वो आते ही मुझे एक स्माइल पास कर दे, या मेरे बराबर वाली सीट पर आकर बैठ जाए। तो भाई इस तरीके की प्रेयर तुम करते हो ना जाके, तो अपने लिए कर रहे हो। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, इंजॉयमेंट, रिलैक्स करने के लिए काम करते हो, जैसे कि गेम खेलना, म्यूजिक सुनना, रील स्क्रॉल करना। उसके बाद कुछ वॉलंटरी एक्टिविटीज भी करते हो। भाई वॉलंटरी एक्टिविटीज मतलब एनजीओज वगैरह के लिए भी आप लोग काम कर सकते हो, या अपने घर पर भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज करते हो, जैसे कि फैमिली के लिए खाना बनाना, या फिर एक डॉक्टर अगर अपने घर पे अपने बच्चे को ट्रीट कर रहा है। भाई देखो, एक डॉक्टर हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट देगा तो पैसा लेगा, बट वही डॉक्टर अगर घर पे अपने बेटे को ट्रीटमेंट देगा तो बेटे से थोड़ी कहेगा कि अरे भाई पैसा दे, वहां तो वो आउट ऑफ लव ये काम कर रहा है ना। तो बेटा ये सारी एक्टिविटीज क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो बच्चे इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच का डिफरेंस क्या है? पहली बात, दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग, अगर अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए आप पैसा कमा रहे हो। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी पड़ेंगी, हम अपने लाइफ को कैसे सरवाइव करेंगे? भाई देखो पैसे के बिना जिंदगी नहीं चलती है ना। हम कहते हैं कि नहीं यार पैसा कुछ नहीं होता, पैसा कुछ नहीं होता, और कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि पैसा सब कुछ होता है। देखो बेटा पैसा कुछ तो जरूर होता है, पैसे के बिना बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती, तो पैसा कमाना तो बहुत जरूरी है। तो बस उसी पैसे को कमाने के लिए आप जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। बट कुछ एक्टिविटीज हम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए करते हैं, हम लोग आउट ऑफ लव, आउट ऑफ पेट्रियोटिज्म, आउट ऑफ सिंपैथी, हम ये सब काम जब करते हैं तो बेटा उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, जहां पर हमें सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा ऑब्जेक्टिव पूरी तरीके से पैसा कमाना है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमें सिर्फ तसल्ली चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, दिल को सुकून चाहिए। मनी मेजरमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी डेफिनेटली मनी कमाने के लिए, तो इसको आप मनी या मनी वर्थ में मेजर कर सकते हो। बट देखो यार, किसी का प्यार, देशभक्ति की फीलिंग, हमें किसी के लिए सहानुभूति है, बेटा इन सब चीजों को मेजर नहीं किया जा सकता। मैं तुझे 1 किलो प्यार करता हूँ, भाई कहाँ करता है, कहाँ नापा तूने ये 1 किलो प्यार? मुझे अपने देश के लिए 2 किलो देशभक्ति आ रही है बहुत जोर से, तो बेटा व्हाट इज दिस कांट बी मेजर्ड ना। तो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप मेजर नहीं कर सकते। एक्सपेक्टेशंस, क्या एक्सपेक्टेशंस है बेटा आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी से? आपको पैसा कमाना है, चाहे वो किसी फॉर्म में कमा रहे हो, प्रॉफिट की फॉर्म में है, वेजेस की फॉर्म में है, या फिर सैलरी की फॉर्म में है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में सीधी सी बात मेंटल सेटिस्फैक्शन है। एग्जांपल वही कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट को ट्रीट करता है हॉस्पिटल में, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा कमाता होगा। वही डॉक्टर अगर घर में अपने बेटे को ट्रीटमेंट दे रहा है तो पैसा नहीं कमाता है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है बच्चे। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी।
अब ये पैसा कमाना 3 तरीके से हो सकता है भाई। ये पैसे कमाने की एक्टिविटीज 3 तरीके से की जा सकती है। और वो 3 तरीके कौन कौन से मेरे बच्चे? वो तीन तरीके हैं, जिससे पहला होता है बेटा बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन, और तीसरा होता है बेटा एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो पहले जरा समझो। बिजनेस को तो मैं कहती हूँ राजा आदमी, राजा बाबू, राजा आदमी, किसी की नहीं सुनता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, अपने डिसीजन खुद लेता, सारा प्रॉफिट भी खुद कमाता, सारा रिस्क भी खुद बियर करता। सो राजा बाबू है ना। और वहीं पे जो प्रोफेशंस है, प्रोफेशन में आप कहोगे कि थोड़े सूट बूट वाले लोग, और वही थोड़ा सा एटीट्यूड वाले लोग, क्योंकि उन्होंने की है थोड़ी सी स्पेशल पढ़ाई। और वहीं पे एम्प्लॉयमेंट, हम जैसे मजदूर आदमी भाई, हम जैसे मजदूर आदमी जो किसी के अंडर काम कर रहे हैं और उस मजदूरी करने के लिए ही बदले में दिन की दिहाड़ी लेते हैं या महीने की तनख्वाह लेते हैं, तो वो होता है बेटा एम्प्लॉयमेंट। लेकिन पैसा तो तीनों केस में कमा रहे हैं ना। राजा बाबू बनेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, प्रोफेशनल बनेंगे तो फीस चार्ज करेंगे, और एम्प्लॉयमेंट यानी कि मजदूरी करेंगे तो दिहाड़ी, सैलरी या फिर वेजेस कमाएंगे। ठीक है, तो देखो बिजनेस क्या है? तो बेटा बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर आप या तो प्रोडक्शन कर रहे हो या प्रोक्योरमेंट। बेटा प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि एक जगह से आपने रॉ मटेरियल लिया, आप उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो पूरी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके, और फिर आगे बेचते हो। सो दिस इज प्रोडक्शन। बट वहीं पे क्या होता है कि यार एक जगह से सामान लेके आगे जाकर बेच देना, दिस इज प्रोक्योरमेंट। ठीक है, सो बिजनेस को बोला गया कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which is undertaken for earning some profit। कि बिजनेस क्या है? एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि वहां पर आपका मेन पर्पस क्या है बेटा? प्रॉफिट अर्न करना है। और किस तरीके से आप ये प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो? चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, किस चीज को बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, चलो नेक्स्ट उसके बाद प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज ऑल्सो एन ऑक्यूपेशन। यहाँ आप काम करते हो, बट इस काम को करने के लिए कुछ तो चाहिए। जैसे कि अगर मान लो मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, सॉरी आई कांट बी अ बिजनेसमैन, आई कैन बी अ बिजनेस वुमेन। सो यस आई एम अ बिजनेस वुमेन, और मेरा एक बहुत तगड़ा बिजनेस चल रहा है जहाँ से मुझे साल का 10,000 रुपये प्रॉफिट होता है। साल का 10,000 रुपये प्रॉफिट होता है। अरे प्रॉफिट तो हो रहा है ना, तो आप मान लोगे इस बात को कि ठीक है मैम, मैम करती होंगी कोई बिजनेस। बट वहीं पे अगर मैं तुमको कहूँ मेरे प्यारे बच्चों कि यू नो गाइज, आई एम अ डॉक्टर एज वेल। यस आई एम अ डॉक्टर एज वेल। मान लो इस बात को। तुम तो बड़े निकम्मे नालायक हो यार, साफ साफ मना कर रहे हो। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने मना कर दिया कि डॉक्टर 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 मैडम डॉक्टर कैसे? हाँ बेटा, यूँ चुटकियों में इलाज कर देती हूँ, चुटकियों में। तुम्हारी कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैडम हमें ये समस्या हो रही है, यूं यहीं बैठे बैठे इलाज कर दूंगी। नहीं मान रहे ना, लेकिन तुम डॉक्टर हूँ मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मान लो दिल की सारी तकलीफों को दूर कर देती हूँ। बताओ, हूँ कार्डियोलॉजिस्ट। आप कहोगे मैम डिग्री दिखाओ, डिग्री 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 दिखाओ, कहाँ है? मैंने कहा चलो छोड़ो, डॉक्टर वॉक्टर भूल जाओ। मैंने कहा बेटा आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट। यस, आप कहेंगे चार्टेड अकाउंटेंट हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन अगर होती तो ऐसा बोलती ना सर की तरह कि आई एम सीए काजोल सैनी। ऐसा तो नहीं बोला मैम ने। कुछ तो गड़बड़ है। आप मैम 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 अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट है तो कोई फोटो वोटो दिखाओ ना, आप कोई डिग्री विग्री जब मिली होगी। फिर प्रूफ मांग लेना तुमने मुझसे। मैंने कहा चलो छोड़ो ये बात भी। मैंने कहा बेटा आई एम अ लॉयर, आई एम अ लॉयर। कहते कि मैडम आप लायर तो लग रही हो, लॉयर नहीं हो आप। मैंने कहा क्यों? देखो काला कोट पहना ना मैंने, आई एम अ लॉयर, और लड़ने में पूरी तेज हूँ मैं। आपको तब भी विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर जब मैं कहूँगी कि आई एम अ टीचर तो आप विश्वास कर लोगे कि हाँ मैम आप टीचर तो हो। तो बेटा मैंने जितने भी यहाँ पर नाम लिए, लॉयर, डॉक्टर, प्रोफेशंस के अंदर आपके चार्टेड अकाउंटेंट, टीचर, इन सभी चीज़ों में घुसने के लिए, सभी काम को करने के लिए स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है। तो बस प्रोफेशन यही होते हैं जहाँ पर आपको कुछ स्पेशल नॉलेज या स्किल चाहिए, आप उसके बाद पैसा कमा पाते हो। आप उस फील्ड में एंटर ही तब कर पाओगे जब आपको वो स्पेशलाइज नॉलेज मिलेगी। तो दिस इज प्रोफेशन, ठीक है। बट वहीं पे एम्प्लॉयमेंट क्या है? इट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आप दूसरों के लिए काम करते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, आपको सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है, इस तरीके का कोई भी रेम्यूनरेशन यानी कि कोई भी इन रिटर्न आपको पैसा मिल सकता है। किस लिए? क्योंकि आप वहाँ पे क्या करो? मजदूरी। तो भैया जैसे कि हम एक एम्प्लॉयर हैं, सॉरी हम एक एम्प्लॉई हैं, हमारे एम्प्लॉयर साहब सीए साहब हैं,
तो वो हमें क्या देते हैं, वो हमें दिन की दिहाड़ी देते हैं, महीने की तनख्वाह देते हैं। तो हम किस में, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में बेटा, हमें एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन क्लियर हो गया क्या होता है। चलो देखो, अब इसके एग्जांपल्स हैं यहाँ पर कुछ, कि जैसे बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर रेगुलर एक्टिविटी है, प्रोडक्शन एंड सेल्स हो रहा है, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, रिस्क भी है, प्लानिंग करनी पड़ती है, जैसे कि आप अपनी रिटेल शॉप चला रहे हो या आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ऑनलाइन स्टोर भी अगर आप चला रहे हो तो वो भी आपका बिजनेस है, आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देते हो, एग्रीकल्चर का बिजनेस करते हो, ये सारे बिजनेस के एग्जाम्पल हो गए। बट वहीं पर अगर मैं बात करूं आपके प्रोफेशन की, तो बेटा प्रोफेशन में आप डॉक्टर हो सकते हो, लॉयर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हो। एम्प्लॉयमेंट में आप ऑफिस के एम्प्लॉय हो सकते हो कि ऑफिस में काम करते हो, आपका बैंक का एम्प्लॉय हो सकता है, फैक्ट्री का वर्कर, कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ये सारे लोग किस में है बेटा, एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि इन सभी के अंदर एक चीज कॉमन है कि सभी लोग किसी ना किसी के अंडर काम करते हैं। इनका कोई एम्प्लॉयर होगा जिसने इन्हें अपॉइंट करा होगा और जिसके लिए ये सारे काम करते होंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू ऑल। तो बेटा यस लिख देना। अब देखो बेटा, तुम लोग घर पर बैठे हो ना, अब घर पर बैठे रहोगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सब चीजों को समझ रहे हो या नहीं। तो उसके लिए तुम्हें भर भर के कमेंट्स करने पड़ेंगे, भर भर के मुझे बताना पड़ेगा कि यस मैम दिस इज क्लियर, इस टाइम पे मैम दिस इज क्लियर। तो अब मुझे तुम एक बात बताओगे कि तीनों में से तुम किस इकोनॉमिक एक्टिविटी को करना चाहोगे, तुम्हें कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी ने अट्रैक्ट किया, मुझे कमेंट बॉक्स पे टाइम स्टैम्प के साथ जरूर बता देना। ठीक है, चलो बच्चे, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, हम आगे बढ़ते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की तरफ। अब ये बिजनेस क्या है और कैसा होता है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। तो बेटा बिजनेस के लिए मैंने अब यहाँ पर याद करने के लिए बनाई आप लोगों के लिए ट्रिक, एक मेमोरी ट्रिक, और मेमोरी ट्रिक बिल्कुल हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फिट बैठती है उसके। तो बेटा मेमोरी ट्रिक है कमाओ प्रॉफिट इन रुपीज। तो फिट बैठ रहा है ना हमारे बिजनेस के साथ। तो बेटा कमाओ तो आपको ऐसे ही याद रखना है, प्रॉफिट वाले पॉइंट के लिए पहला पॉइंट आता है प्रॉफिट अर्निंग, रुपीज का आर है रेगुलरिटी ऑफ बिजनेस जो आता है हमारा सेकंड पॉइंट, यू है बेटा हमारे पास अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, उसके बाद बेटा पी है हमारे पास प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, फिर उसके बाद ई है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनदर ई है बेटा एलिमेंट ऑफ रिस्क के लिए, और एस है बेटा हमारे पास सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, चलो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ, कि हमने पढ़ा कि बिजनेस क्या है। हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम पैसा कमाते हैं। कैसे पैसा कमाते हैं, या तो प्रोड्यूस करते हैं या कहीं से सामान को प्रोक्योर कर लेते हैं, और या फिर हम सेल कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, क्यों, विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, तो यही बात तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी समझाई जाती है, सेम बिल्कुल सेम डेफिनेशन ही यहीं पर है कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जहां हमने इकोनॉमिक वर्ड सुन लिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वहां तुरंत हमारे माइंड में ये बात आ जानी चाहिए कि यहाँ पर हम वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे जिससे हम पैसा कमा पाएंगे। जैसे कि एक बेकरी जो है वो केक बनाती है और कस्टमर्स को बेचती है, तो वो केक क्यों बना रही है, उसका मन करता है हर बार ऐसे हैप्पी बर्थडे टूटू करने का, नहीं भाई, उसका काम है वो, उस काम से उसको पैसे मिलते हैं, तो वो क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, दूसरा, अब इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप दो काम कर रहे हो, या तो आप प्रॉपर अपनी एक प्रोडक्शन यूनिट सेटअप कर रखी है आपने, आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, यानी कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर आप एक ट्रेडर की तरह काम करते हो कि आप एक जगह से सामान लेते हो और दूसरी जगह पर बेच देते हो। जैसे कि कितनी सारी आपकी ऑनलाइन ऐप्स हैं जो क्या करती हैं, अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स बेचती हैं, तो वो क्या कर रही है, प्रोक्योरमेंट ही तो कर रही है कि अलग अलग कंपनी से सामान खरीदती हैं और आप तो बेचती हैं उसको। तो या तो प्रोडक्शन है या प्रोक्योरमेंट है। जैसे कि फर्नीचर शॉप जो है वो टेबल और चेयर खरीदती है किसी मैन्युफैक्चरर से और आगे कस्टमर को बेच देती है। उसके बाद बेटा तीसरा क्या है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर बिजनेस में ट्रांसफर होता है। किस चीज का ट्रांसफर होता है बेटा, गुड्स और सर्विसेज का। और क्यों, बदले में पैसा चाहिए ना। मैंने कहा लो मेरी फर्नीचर की दुकान है, ये टेबल चेयर ले जाओ, चैरिटी थोड़ी कर रही हूँ मैं। अगेन चैरिटी करूंगी तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे आ जाऊंगी ना। मैंने कहा रे भाई साहब कहाँ लेके जा रहे हो, पैसा तो दे के जाओ, सेल कर रहे हैं एक्सचेंज कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसा दे के जाओ। तो बिजनेस में यही होता है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद ये सबसे मजेदार पॉइंट है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब मतलब क्या है रेगुलर बेसिस का, अब देखो मतलब ये होता है, हमारा राजू
हमारे राजू को ये दिखा कि उसके यहाँ पे जो कार खड़ी हुई थी ना, वो बहुत पुरानी हो गई थी और एक दिन उसके पापा कह रहे थे कि ये वाली कार बेचनी है। तो राजू ने बहुत बढ़िया प्रोफाइल बनाई अपनी कार की, क्लिक 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 बढ़िया सी फोटोज खींची, तगड़ी सी एक वीडियो बनाई, उसको एडिट शेडिट किया और डाल दिया एक ऐप पे जहां पर सेकेंड हैंड कार को बेचा जाता है या खरीदा जाता है। और सुनो, बहुत बढ़िया बढ़िया प्राइस पे उसने वो कार बेच भी दी और घर आके बड़े शौक से कहता है, अरे मम्मी राजू बन गया बिजनेसमैन। मम्मी ने कहा, कैसे बन गया राजू बिजनेसमैन? कहता, मम्मी कार खड़ी थी ना, देख कर आओ कहाँ है, देख कर तो आओ कहाँ है। मम्मी ने कहा, बेटा कार कहाँ गई? मम्मा बेच दी बेच दी बेच दी बेच दी, पापा जितने पैसे पे कह रहे थे उससे ज्यादा पे बेच दी, ये लो पैसे। मम्मी ने कहा, अच्छा और तू बिजनेसमैन बन गया, डेली कार बेचेगा क्या? कह, नहीं मम्मी, डेली कार क्यों बेचूंगा मैं, एक ही तो कार थी अपने पास, बेच दी बस हो गया। तो मैंने कहा, बेटा एक कार बेच के तो बिजनेसमैन बन गया? तुझे पता बिजनेसमैन कौन होते हैं? जिस बंदे को तूने कार बेची है ना, जो कंपनीज हैं जैसे कि Cars24 है, ये OLX है, ये सब लोग डेली बेसिस पे करते हैं बेटा ये काम, ये लोग बिजनेसमैन है, तुम बिजनेसमैन नहीं हो, तुमने तो एक वन टाइम ट्रांजेक्शन करी है। तो बेटा बिजनेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि यहाँ गुड्स और सर्विसेज में आपको रेगुलरली डील करना होता है, वन टाइम ट्रांजेक्शन करके प्रॉफिट पे तुम बिजनेसमैन नहीं बन सकते, ठीक है? तो जैसे कि एक दुकानदार रोज अपनी दुकान खोलता है, डेली अपने कस्टमर के साथ डील करता है, तो बेटा वो है बिजनेसमैन। वन टाइम ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस नहीं कहते, बिजनेस ट्रांजेक्शन होनी चाहिए रेगुलर और रिपीटेडली, ठीक है? समझ आ गई यहां तक बात? चलो अब उसके बाद अगला काम, प्रॉफिट अर्निंग। भाई क्यों कर रहे हो ये इतनी मेहनत, क्यों खून पसीना बहा रहे हो, क्यों इतनी मजदूरी कर रहे हो भाई, क्यों अपने बिजनेस के लिए इतना लगे हुए हो तुम? प्रॉफिट कमाने ना, ये देखो ना यार, ये गड्डी चाहिए, ये चाहिए ना अपने को। तो बेटा यहाँ पर मेन एम क्या है हमारा? प्रॉफिट कमाने का, क्योंकि बिना प्रॉफिट के आप अपने बिजनेस को लंबे समय तक नहीं चला सकते, ठीक है? उसके बाद अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब भाई देखो, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न क्या है? तुम सोचो कि तुमने आज अपना बिजनेस किया है और हर महीने तुम्हें बढ़िया तगड़ा वाला प्रॉफिट होता रहे और प्रॉफिट लगातार बढ़ता रहे, तो बेटा ऐसा तो नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अनसर्टेनिटी है बेटा, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या हो जाए। बिजनेस एक बहुत ही खतरे वाले माहौल में रहता है और ये खतरा तुम्हें कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी देकर जा सकता है और कभी तुम्हें डुबा कर यानी कि लॉस में भी लेकर जा सकता है। कभी तुम्हारा प्रॉफिट का ग्राफ एकदम से ऊपर जा रहा होगा, तो कभी वही प्रॉफिट का ग्राफ लड़खड़ाता हुआ जा रहा होगा और कई बार तो हो सकता है वो ग्राफ डाउन चला जाए। सो देयर इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब आप कह नहीं सकते कि रिटर्न कितना आएगा। आपने आज अगर 10 लाख रुपए लगा दिए, वो 10 लाख रुपए आपको कितना रिटर्न देंगे, आप इस चीज को नहीं कह सकते, ठीक? उसके बाद एलिमेंट ऑफ रिस्क। भाई कोई ऐसा बिजनेस नहीं जिसमें रिस्क ना हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, हर बिजनेस में रिस्क होता है। हाँ, रिस्क की डिग्री अलग अलग हो सकती है, ज्यादा रिस्क, कम रिस्क, लेकिन रिस्क होगा जरूर, ठीक है? राजू का जो मोमो वाला बिजनेस था ना बेटा, उसमें भी रिस्क है, तो इट इज एसेंशियल। और रिस्क इज द रिवॉर्ड ऑफ, यू कैन से प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, कि आप आज ये जो खतरों से खेल रहे हो उसका रिवॉर्ड आपको प्रॉफिट के फॉर्म में तो मिलता है, तो रिस्क जरूरी है। लास्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी कि यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि गुड्स और सर्विसेज जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आपको टाइम, प्लेस और कह सकते हो कि बहुत सारी अदर फॉर्म में आपको यहाँ पे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। जैसे कि एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रोड्यूस करती है और आपको कोल्ड ड्रिंक की जो आप कह सकते हो कि जो आपको मन करता है ठंडा ठंडा कुछ पीने का, आपके थर्स्ट को दूर कर रही है। तो बहुत सारी यूटिलिटीज आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये थे बेटा हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के बाद अब बात करते हैं प्रोफेशन की, कि प्रोफेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि प्रोफेशन का मतलब है कि वही थोड़े से एटीट्यूड वाले लोग जो मस्त सा तैयार होकर जाते हैं अपने अपने ऑफिसेस के अंदर। ऑफिसेस मतलब उनका पर्सनल ऑफिस, अपना खुद का सेटअप होता है भाई उनका, जैसे कि डॉक्टर का क्लिनिक होता है, लॉयर ने अपने ऑफिस सेटअप कर रखा होता है, वहाँ पर वो अपनी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो बेटा ये जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस प्रोफेशन में एंटर हुए हैं, वो स्पेशल नॉलेज के साथ एंटर हुए हैं। अब उन्होंने इतनी मेहनत, इतनी पढ़ाई क्यों करी भाई? क्यों करी इतनी पढ़ाई? क्यों इज्जत के साथ वो रहना चाहते हैं? बेटा क्योंकि उनको भी तो जीवन जीने के लिए पैसा कमाना है ना, तो वो
ऐसे ऐसे प्रोफेशंस में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर उन्हें हाई पोटेंशियल दिखता है पैसे कमाने का। तुम लोग भी तो सोचते हो ना कि अच्छा अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो कितना पैसा कमा लेंगे, कितना हमारा सैलरी पैकेज होगा, हम क्या क्या कर पाएंगे। तो इस तरीके से हर कोई पर्सन जो किसी ना किसी प्रोफेशन में एंटर करता है तो कहीं ना कहीं पैसे कमाने के लिए ही तो वो उस स्पेशलाइज नॉलेज को ले रहा है, अपने खुद को तकलीफ दे रहा है, भाई स्ट्रगल कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है ना बेटा। अब इस प्रोफेशन के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हर एक प्रोफेशन सिस्टम के साथ चलता है, क्योंकि बिना सिस्टम के तो कुछ नहीं हो सकता। तो हर एक हर एक प्रोफेशन एक सिस्टमैटिक तरीके से चलता है जहां पर सब कुछ वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। और ये नॉलेज आपको स्पेशल एजुकेशन, ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मिलती है। जैसे कि बेटा एक डॉक्टर को मेडिसिन की नॉलेज होती है, बीमारी की नॉलेज होती है, क्या ट्रीटमेंट देना होता है उसकी नॉलेज होती है, और ये सारी नॉलेज उसको कैसे मिली है, स्टडी और ट्रेनिंग करके। अब हर कोई मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह थोड़ी ना एमबीबीएस कर लेगा। क्यों, देखिए ना मुन्ना भाई एमबीबीएस, जहां डॉक्टर ने पकड़ाया एक इक्विपमेंट और टूल और कहा कि भाई अब बताओ जरा सारे बॉडी पार्ट्स, तो वहीं पे मुन्ना भाई के तो होश उड़ गए थे ना। क्यों बेटा, स्टडी नहीं किया था, एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। उसके बाद जितने भी बेटा प्रोफेशन होते हैं सब में एंटर रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब ये क्या, ठीक है जब तुम्हारा मन करा जी चलो जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, चलो जी डॉक्टर बन जाए, ऐसे थोड़ी होता है। कुछ रिस्ट्रिक्शन है भाई, पेपर वेपर देने पड़ते हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो सारे प्रोफेशन हर किसी के लिए ओपन नहीं है, डिपेंड करता है पहली बात तो आपने कौन सी स्ट्रीम ली है, फिर उसके बाद आपको कौन सा एंट्रेंस देना पड़ेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर भी, कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। तो बेटा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया है उस प्रोफेशन में एंटर करने के लिए। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स में अगर तुम्हें एंट्री मारनी है तो क्या क्लियर करना पड़ता है, सीए फाउंडेशन। उसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशन। अभी कौन बताते हैं कि ये सब करना है, अरे कोई तो बताएगा, ऐसे तो हर कोई कुछ भी कह देगा। क्यों आपको यहाँ पे सारे रूल्स पे यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही एसोसिएशन है हर एक प्रोफेशन का। तो बेटा प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब होता है कि जितने भी प्रोफेशंस हैं ये किसी एक प्रोफेशनल बॉडी से जुड़े होते हैं जहां से आपको मेंबरशिप मिलती है। जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो तो डिग्री कहाँ से मिलती है, आईसीएआई से ना। जब आप एक लॉयर बनते हो तो कहाँ के मेंबर बनते हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। तो बेटा हर एक प्रोफेशनल एसोसिएशन जो है वो किसी न किसी बॉडी, कोई ना कोई एक बॉडी है जो आपकी एंट्री के बारे में बताता है, आपको सर्टिफिकेट देता है कि जो भी आपने प्रैक्टिस करी है, और आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट किससे एसोसिएटेड है, आईसीआई से। उसके बाद बेटा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, हाउ टू बिहेव इन अ प्रोफेशन, कैसे रहना है तुमको उस प्रोफेशन के अंदर। कि मान लो तुम एक डॉक्टर हो, है ना, तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हारा लंच टाइम हो रहा था और तुम बस अपने घर से बना हुआ जो शाही पनीर आई थी, शाही पनीर की सब्जी आई थी, साथ में बढ़िया बढ़िया नान बन के आए थे, बस तुम उसको खाने ही वाले थे कि अचानक से आके बोला कोई, सर इमरजेंसी है। अब तुमने कहा कि यार पनीर खाऊं या इमरजेंसी देखूं, तो बेटा बीइंग अ डॉक्टर छोड़ दो पनीर, पहले इमरजेंसी है, जाके अटेंड करो पेशेंट को। दिस इज योर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। आपसे ओथ दिलवाई जाती है उस टाइम पे कि आपके लिए फर्स्ट प्रियोरिटी आपके पेशेंट है और कुछ भी नहीं। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है हर एक प्रोफेशन के कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं बेटा, जिसको आपको फॉलो करना होता है ईमानदारी से और सोसाइटी के इंटरेस्ट में। जैसे कि डॉक्टर को पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है कि आपके पास कोई सी पेशेंट की अगर रिपोर्ट है, उसका कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, तो आप हर किसी को वो नहीं बताओगे जब भी आप अपने पेशेंट को ट्रीट करोगे, ठीक है। उसके बाद बेटा सर्विस मोटिव। अब जितने भी ये लोग प्रोफेशन है, कुछ सामान बेच रहे हैं तुमको। लॉयर क्या बेच रहा है तुमको, सामान बेचता है, कोई फाइलें बेच रहा होता है क्या। डॉक्टर क्या करते हैं, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या कर रहे हैं, कोई सामान बेच रहे हैं क्या, बेटा कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, सब लोग आपको सर्विस दे रहे हैं और उस सर्विस के बदले में कहीं ना कहीं ये लोग फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। जैसे कि लॉयर जस्टिस के लिए काम करता है, उसका मेन काम है अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलवाना, लॉ के कह सकते हो कि दायरे में रहकर वो अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलवाने की कोशिश करता है। तो ये सभी लोग क्या कर रहे हैं बेटा, सर्विस दे रहे हैं। जैसे कि लॉयर लीगल सर्विस दे रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल सर्विस दे रहा है, ठीक है, समझ गए इस बात को। चलो अब बेटा नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉयमेंट पे। अब एम्प्लॉयमेंट हमारा वाला केस,
एम्प्लॉयमेंट, मजदूरी। तो हम करते हैं यहाँ पर मजदूरी। और क्यों करते हैं मजदूरी बेटा? क्योंकि हमको पैसा कमाना है। और ये पैसा किस फॉर्म में मिलता है? सैलरी और वेजेस की फॉर्म में। क्योंकि यहाँ पहली बात तो हम दूसरों के लिए काम करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, बिजनेस में हम राजा बाबू है, अपना काम कर रहे हैं। प्रोफेशन में हम बड़े प्रोफेशनलिस्ट हो गए, हम लोग एटीट्यूड वाले हो गए, अपना खुद का ऑफिस खोलकर बैठ सकते हैं और वहां पर अपनी प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हैं। बट वहीं पे मेरे बच्चे, जब हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, हमने कुछ सेटअप नहीं किया, हमने कोई पैसा नहीं लगाया, हमने सिर्फ अपनी पढ़ाई करी, या फिर जो भी जॉब हमें करनी थी उस जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के लिए हम एलिजिबल है, तो हम उन्होंने सब कुछ सेटअप करा है, हम तो जाते हैं, टाइम से जाते हैं, काम करके अपने घर पर वापस आ जाते हैं, मंथली हमारे अकाउंट में हमारी सैलरी आ जाती है। तो बस ये क्या है बेटा? एम्प्लॉयमेंट। अब इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, रिलेशनशिप है वो वाला नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाला, जहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है जो रिटन और ओरल हो सकता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एम्प्लॉयमेंट की सारी टर्म्स और कंडीशन लिखी होती है। जैसे कि एक एम्प्लॉय जब कंपनी ज्वाइन करता है तो उससे वो साइन कराया जाता है कि बेटा देख, तू जब यहाँ पे आके मजदूरी करेगा तो तेरी मजदूरी में ये काम लिखे हुए, ये काम तुझे करना पड़ेगा, तब पैसा मिलेगा। पैसे कटेंगे कब? वो भी लिखा है इसमें। कितने टाइम के लिए मजदूरी करनी है वो भी लिखा है इसमें। मजदूरी करने के लिए कितने बजे आना है वो भी लिखा है इसके अंदर। तो पढ़ लो आराम से और फिर साइन करो उसको, ठीक है। रिवॉर्ड क्या मिलेगा? रिवॉर्ड, रिवॉर्ड तो बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, बहुत कुछ सुनने को मिलता है ना भाई? बहुत सारी तारीफें भी तो सुनने को मिलती हैं, इतने बढ़िया बढ़िया कि हमारे कानों को इतना सुकून मिलता है कई बार। तो बेटा वेजेस, सैलरीज मिलती है इन रिटर्न। और तो और नेचर ऑफ वर्क क्या होगा? जो भी एम्प्लॉयर कहेगा। आप जिस भी जॉब को ज्वाइन करते हो, वहाँ पे जिस भी नेचर ऑफ जॉब को आपने ज्वाइन करा होगा, उसी तरीके का आपको काम करना होगा वहाँ पे। जैसे कि एक कोई क्लर्क है, उस क्लर्क की क्या ड्यूटी है कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जो भी मैनेजर कहेगा उसके हिसाब से। कैपिटल, पैसा आप लगाते हो क्या इसमें? ना ना बच्चे, तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगा हुआ इसके अंदर। जैसे कि एक ऑफिस एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको जरूरी थोड़ी बिजनेस से पैसा लगाना, वो तो सिर्फ काम करता है। कोड ऑफ कंडक्ट, जैसा आपको वो कंपनी बताए, जैसे एम्प्लॉयर बताए, वैसे ही आपका वहां पर बिहेवियर होना चाहिए। बट बेटा पलट के जवाब नहीं देना होता है, गुस्सा नहीं करना होता है ना। अच्छे अच्छे शब्द नहीं ज्यादा बोलने होते ऑर्गेनाइजेशन में। तो रूल्स और रेगुलेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के होंगे वही फॉलो करने हैं। क्वालिफिकेशन, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ योर वर्क, और जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे एम्प्लॉयर की, कि वो जो क्वालिफिकेशन, जो ट्रेनिंग वो मांग रहा है उतनी आपको चाहिए। जैसे कि अगर किसी स्कूल में कोई टीचर को काम करना है तो उसके लिए हमें एक टीचिंग डिग्री भी चाहिए होती है, जैसे कि बीएड होता है, डाइट होता है, डीएलएड जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो हमें करके जाना पड़ता है, तभी हमें किसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी क्या है बेटा? देखो यहाँ पे ऐसा कोई सिक्योरिटी तो नहीं होती है, डिपेंड करता है कि आप एक टेम्परेरी वर्क पर हो या परमानेंट वर्क पर हो, उस हिसाब से होगा। उसके बाद वर्किंग आवर्स डेफिनेटली यहाँ पर फिक्स्ड होते हैं, और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होती है, आपके प्रमोशंस होते हैं, आपके करियर ग्रोथ के लिए भी आपकी कंपनी जो है वो काम करती है, ठीक है। तो बेटा 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ ली है। अब इन तीनों के बीच में एक डिफरेंस कर लेते हैं और आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो बेटा देखो, सबसे पहले मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कैसे बना सकते हो, कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हो बिजनेस को, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज और तुम्हारा खुद का डिसीजन बिजनेस खोल सकता है। प्रोफेशन की बात करूं तो बेटा यहाँ पर आपको किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर बनना होगा, एक सर्टिफिकेट लेना होगा आप जिस भी प्रोफेशन में आना चाहते हो। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए या आपका सर्विस एग्रीमेंट। नेचर ऑफ वर्क, यहाँ गुड्स और सर्विसेज बना रहे हो, बेच रहे हो, यहाँ पर आप सर्विसेज दे रहे हो, अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज, यहाँ पर आप वो काम कर रहे हो जिस काम को करने के लिए आपने उनके बिजनेस को ज्वाइन किया है। क्वालिफिकेशन, यहाँ कोई ऐसी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं, हमारा राजू 8वीं पास है, बिजनेस कर रहा है बहुत तगड़ा वाला। प्रोफेशन में लेकिन यस, आप जिस भी स्पेसिफिक फील्ड में जा रहे हो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग जो भी एम्प्लॉयर ने बताया होगा उस हिसाब से होनी चाहिए। रिवॉर्ड और रिटर्न, यहाँ प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ प्रोफेशनल फीस मिलेगी, यहाँ सैलरी और वेजेस। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ होती है सबसे ज्यादा, वो भी डिपेंड करेगी आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे। जितना बड़ा बिजनेस उतने ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। प्रोफेशन के अंदर यस, थोड़ी सी कैपिटल चाहिए, आप अपना क्लिनिक खोल के बैठे हो तो क्लिनिक खोलने के लिए थोड़ा सा तो पैसा आपको लगाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है। रिस्क, बेटा सबसे ज्यादा रिस्क तो यही है क्योंकि प्रॉफिट सबसे ज्यादा अनसर्टेन है। प्रोफेशन में क्या है कि देखो फी जनरली सर्टेन ही होती है, भाई आप एक डॉक्टर बन के बैठ गए हो तो आपके पास दिन के 10 पेशेंट तो आने ही आने हैं, मतलब ऐसा तो देखो होगा ही कि आपके पास आएगी, फीस तो आएगी, थोड़ा रिस्क बिजनेस से तो कम ही है। यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, आपको आपकी फिक्स सैलरी मिलती रहेगी। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो बेटा बिजनेस आप किसी और को भी बेच सकते हो, अगर आपकी इच्छा हो तो कुछ फॉर्मेलिटी करके आप अपना बिजनेस बेच दो किसी को। बट प्रोफेशन, अपना प्रोफेशन बेच दोगे क्या? ले मेरी डॉक्टर की डिग्री तू खरीद ले, ऐसे तू सारे करियो इलाज, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद
एम्प्लॉयमेंट में भी मैंने, देखो तुमने मुझे रखा है काम पे लेकिन मेरी जगह पर ये काम करेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। कोड ऑफ कंडक्ट में तो यहाँ पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, अपने हिसाब से काम करो। प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट है जो फॉलो करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट में आपके एम्प्लॉयर के हिसाब से ही आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है। ठीक है, तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, और आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत मजा आया होगा और बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ आ गई होंगी। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो एंड द फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज जरूर बताइएगा कि क्लास 11th आप लोग नए हैं, हम लोगों के लिए, हम आपके लिए नए हैं, तो बताइएगा कि ये आज की क्लास आपको कैसी लगी और क्या आप सभी लोगों को सारे टॉपिक्स समझ में आए या नहीं आए, और वेट करिएगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर का। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि मैम वेटिंग फॉर दी पार्ट 2। ठीक है, तो मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।